झारखंड के किसानों के लिए बड़ी सौगात। केंद्र के एमएसपी के ऊपर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। झारखंड के अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 2025-26 की फसल में धान बेचने वाले हर किसान को केंद्र सरकार के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर सीधे 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। यानी जो आम धान का एमएसपी 2369 रुपए है, उस पर 100 रुपए जोड़कर किसान को 2469 रुपए और ग्रेड ए धान पर 2489 रुपए तक मिलेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही कैबिनेट में पास हो जाएगा। किसानों को एकमुश्त पूरा पैसा मिलेगा। मंत्री ने बताया कि अभी 10-15 दिन में धान की कटाई पूरी हो जाएगी। इसके ठीक बाद 15 दिसंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इरफान अंसारी ने इसे किसानों के लिए आर्थिक मजबूती का बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब किसान को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एक बार में पूरा भुगतान, वो भी बोनस के साथ। ये झारखंड सरकार का किसानों को सच्चा तोहफा है। धनबाद में दिन दहाड़े फायरिंग, सिर में युवक को मारी गोली। धनबाद जिले में एक बार फिर फायरिंग की घटना घटी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना कटरास थाना क्षेत्र की है। बता दें कि बाइक पर सवार अपराधियों ने सड़क किनारे चल रहे एक युवक की दिन दहाड़े सिर में गोली मार दी। घटना झरिया थाना क्षेत्र के कटरास मोड़ स्थित रतनजी पेट्रोल पंप के समीप की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप के पास से युवक गुजर रहा था। पीछे से बाइक पर सवार 3 अपराधी सामने पहुंचे। इनमें से एक अपराधी ने सिर में पीछे से सटाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना करीब 3:05 पर घटी है। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा गोली लगे युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी की जांच पड़ताल कर रही है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत। 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को आहूत कर दिया है। सत्र की शुरुआत 5 दिसंबर को होगी। ये सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। आहूत सत्र के मद्देनजर आज यानी 19 नवंबर से माननीय सदस्य अपने प्रश्न विधानसभा में डाल सकेंगे। 5 कार्य दिवस वाले इस सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल होंगे, जबकि 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। सत्र के पहले दिन यानी 5 दिसंबर को शोक प्रकाश होगा। साथ ही घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को शपथ दिलाई जा सकती है। उन्होंने अपने पिता रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुए घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हराया था। इसके बाद सत्रावधि में प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी, जबकि 6 और 7 दिसंबर को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा। 8 दिसंबर को नियमित कामकाज के तहत प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा। 9 दिसंबर को प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक का उपस्थापन कर पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 10 और 11 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधायक के साथ साथ अन्य सरकारी कामकाज निपटाए जाएंगे। सत्र के अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद गैर सरकारी संकल्प का निपटारा होगा। गिरिडीह के महेश मुंडा चौक पर बालू लदा ट्रक पलटा। बैंक ऑफ इंडिया के पास 4 दुकानें क्षतिग्रस्त। तीखे मोड़ होने की वजह से हादसा। गिरिडीह जिले के महेश मुंडा चौक पर मंगलवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। जामताड़ा मेन रोड पर बालू से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक तीखे मोड़ पर पहुंचते ही बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक सीधा सड़क किनारे स्थित दुकानों पर चढ़ गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना जोरदार था कि दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक ट्रक अत्यधिक गति से चौक की ओर बढ़ रहा था। मोड़ पर अचानक चालक संतुलन नहीं बना पाया और ट्रक पलटता हुआ दुकानों से जा टकराया। रात का समय होने के कारण दुकानें बंद थी, जिससे जानमाल के बड़े नुकसान से बचाव हो गया। फिर भी हादसे के बाद 4 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना में जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा है उनमें नकुल ठाकुर की पान दुकान, छट्टू ठाकुर मिष्ठान भंडार, बिरजू ठाकुर का सैलून और मंगरू होटल शामिल हैं। दुकानदारों ने बताया कि ट्रक की जोरदार टक्कर से अलमारी, काउंटर, कांच, खाद्य सामग्री, कॉस्मेटिक सामान और अन्य स्टॉक पूरी तरह बर्बाद हो गया। कई दुकानों में दीवारें टूट गई और दुकान का ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया। व्यापारियों ने अनुमान जताया कि नुकसान हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में है। ट्रक के हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। भीड़ बढ़ने से जाम की स्थिति बन गई। उधर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर ट्रक को सड़क से हटाने में जुट गई। ट्रक के पलटने से सड़क पर बालू फैल गया था, जिसे साफ करने में भी काफी वक्त लगा। पुलिस ने प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और तीखे मोड़ को दुर्घटना का मुख्य कारण बताया है। चालक भी हल्का घायल हुआ है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है।
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए क्यों? सुप्रीम कोर्ट में झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक हटाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। यहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से सवाल किया कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए क्यों किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ झारखंड विधानसभा द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया था। झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर झारखंड के अधिकारियों को विधानसभा में अवैध नियुक्तियों के संबंध में जांच आयोग के 30 संदर्भ बिंदुओं के क्रियान्वयन के संबंध में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा तत्कालीन स्पीकर को 2018 में दिए गए निर्देश को लागू करने का निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई द्वारा जांच की भी मांग की थी। सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति पदोन्नति के मामले में हुई कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच सीबीआई द्वारा की जाए। बोकारो सिटी सेंटर 4 बाजार में लगी आग, दर्जन भर दुकानें जलकर राख, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बोकारो के सिटी सेंटर 4 स्थित हरि मंदिर के पास मंगलवार रात भीषण आग लग गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर से अचानक आग लगने से यह घटना हुई। आग की लपटें और काला धुआं देखकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुट गए और बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलने पर बोकारो स्टील प्लांट, सेल और जिला प्रशासन की कुल 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक अधिकांश दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। आग से प्रभावित दुकानों में चिकन चिल्ली और अन्य फास्ट फूड स्टॉल, कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज तथा जनरल स्टोर शामिल थे। दुकानदारों ने बताया कि आग अचानक भड़की और कुछ ही मिनटों में उनका सब कुछ जल गया। व्यापारियों का अनुमान है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। क्षति का सटीक आकलन करना अभी मुश्किल है। इधर डीसी अजय नाथ झा ने इस अग्निकांड पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पहले दिन आवश्यकता आधारित आंकलन में 34,781 शिक्षक हुए शामिल। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने के उद्देश्य के साथ आयोजित हो रहे टीचर्स नीड असेसमेंट (टीएनए) के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत हुई है। पहले दिन इस मूल्यांकन कार्यक्रम में 34,781 प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। ये भागीदारी पंजीकरण कराने वाले कुल प्राथमिक शिक्षकों का 98.23% है। शिक्षकों के लिए यह आकलन परीक्षा 63 प्रखंडों में आयोजित हो रही है, जो 20 नवंबर तक चलेगी। पहले दिन शिक्षकों की सर्वाधिक भागीदारी बोकारो जिला में रही, जहां पंजीकरण कराने वाले 1,997 शिक्षकों में से 1,996 शिक्षक सम्मिलित हुए। इसके बाद चतरा, देवघर और धनबाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। टीएनए के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने असेसमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा की गतिविधियों का जायजा लिया। बुधवार को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक असेसमेंट में भाग लेंगे। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित आईसीटी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के तहत पहले दिन मंगलवार को जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन पूरे राज्य में 9वीं कक्षा के 457 तथा 10वीं कक्षा के 489 स्कूली बच्चों ने अपनी डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन किया। राज्य में कुल 946 बच्चों ने उक्त दोनों कक्षा वर्गों में आईसीटी चैंपियनशिप में भाग लिया। कक्षा 9 श्रेणी में सर्वाधिक भागीदारी पलामू जिले में हुई। यहां 39 छात्र प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। वहीं कक्षा 10 श्रेणी में गढ़वा से सर्वाधिक 37 छात्र शामिल हुए। आईसीटी चैंपियनशिप में बुधवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे अपने डिजिटल दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। झारखंड के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश, हाईकोर्ट ने दी डेडलाइन, मांगी रिपोर्ट।
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये कार्यवाही तय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए ताकि थानों में होने वाली हर गतिविधि पारदर्शी रहे और किसी भी प्रकार की अवैध कार्यवाही पर रोक लग सके। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रॉपर्टी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बनर्जी सहित अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग की सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश पर ये सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और कोर्ट के समक्ष अब तक की प्रगति रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले सभी जिलों के स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य के सभी 334 थानों में जल्द से जल्द कैमरे लगाने का काम आरंभ किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में रहे और उनका डेटा नियमित रूप से संरक्षित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने 5 जनवरी तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। यह मामला पश्चिम बंगाल निवासी शौभिक बनर्जी की याचिका पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने बताया कि चेक बाउंस मामले में वो धनबाद कोर्ट में जमानत के लिए आए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें 2 दिनों तक अवैध रूप से थाना परिसर में रोके रखा और जबरन दबाव बनाकर दूसरे पक्ष का पक्ष लिया। उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, किंतु पुलिस ने अदालत को बताया कि केवल 2 दिन का ही सीसीटीवी बैकअप उपलब्ध है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि धनबाद जैसे अपराधग्रस्त शहर में सीसीटीवी डेटा का सही रखरखाव नहीं होना बेहद चिंताजनक है। इसके साथ ही अदालत ने झारखंड सरकार को आदेश दिया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी थानों में रिकॉर्डिंग का पर्याप्त स्टोरेज सुनिश्चित किया जाए। एसआईआर को लेकर मतदाता सूची में पैटर्नल मैपिंग में तेजी लाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से पैटर्नल मैपिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वे मंगलवार को विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कुछ जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की पैटर्नल मैपिंग के कार्य 70% तक पूरे हो चुके हैं। इन क्षेत्रों के मतदाताओं का मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में अधिक सुगमता हो सकेगी। वहीं जिन विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की पैटर्नल मैपिंग अभी भी कम है, वे इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाएं और पैट्रिक मैपिंग में तेजी लाएं। उन्होंने कहा है कि मैपिंग कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे समय पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए उनके द्वारा बीएलए की नियुक्ति में तेजी लाने हेतु आग्रह करें, जिससे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में और अधिक निष्पक्षता आ सके। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे। 19 नवंबर 2025 का मौसम, ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से गंभीर ठंड की स्थिति देखने को मिल सकती है। बिहार और झारखंड में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बनी रह सकती है। इसी तरह 18 और 19 नवंबर को छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र में भी ठंड का असर रहेगा। 17 नवंबर को तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना है, जबकि 20 से 22 नवंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में सोमवार को AQI 356 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। IMD के अनुसार सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। आसमान अधिकतर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। झारखंड में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। बारिश या बादल का कोई अनुमान नहीं है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा, जिनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदग्गा शामिल हैं। मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य पूर्व और उत्तर प्रायद्वीप भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 18 और 19 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से गंभीर शीतलहर बनी रह सकती है। 20 और 21 नवंबर को विभिन्न हिस्सों में शीतलहर का असर रहेगा। खाड़गढ़ा बस टर्मिनल में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान।
खाड़गढ़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल रोजाना हजारों यात्रियों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का प्रमुख सफर केंद्र है। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने आज बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासक सुशांत गौरव ने बताया कि टर्मिनल पर हर दिन काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे आते हैं। अवैध ठेले, दुकानें या भीड़ बढ़ाने वाले किसी भी ढांचे से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए परिसर को साफ, खुला और सुरक्षित रखने के लिए विशेष सफाई और निगरानी की गई। अभियान के दौरान कई अवैध संरचनाएं और ठेला गुमटी पाए गए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही में बाधा मानते हुए इन्हें तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। टर्मिनल और आसपास मौजूद अड्डेबाजों और मंचलों को हटाया गया। निगम ने साफ कहा कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि टर्मिनल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार नेक्सटजेन के मालिक विनय सिंह के शोरूम को खोलने का निर्देश। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए नेक्सटजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के शोरूम को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की ओर से दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विनय सिंह को हजारीबाग वन भूमि घोटाला के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नेक्सटजेन ऑटोमोबाइल के शोरूम को सील कर दिया गया था या उसका संचालन रोक दिया गया था। एसीबी ने अब इस शोरूम को पुनः खोलने का आदेश जारी किया है, जिससे इसका संचालन फिर से शुरू हो सके। धनबाद में व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बरवांडा थाना क्षेत्र के कृषि बाजार समिति परिसर में 9 नवंबर की रात अपराधियों ने व्यवसायी श्याम भीम सरिया के साथ लूटपाट, छिनताई और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें व्यवसायी घायल हो गए थे। दहशत फैलाने को लेकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी। घटना के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस के प्रति व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। व्यवसायियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग कर घटना के दूसरे दिन प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान व्यवसायियों ने कहा कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में असफल है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यवसायियों ने बाजार समिति परिसर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। इस दौरान व्यवसायियों ने कहा कि उनके साथी व्यवसायी के साथ 9 नवंबर को लूटपाट और मारपीट की घटना हुई थी। घटना के 10 दिन बाद भी अपराधी को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई है। पुलिस अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो व्यवसायी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। व्यवसायियों ने कहा कि कृषि बाजार से महज 300 मीटर की दूरी पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डीसी हो या एसएसपी, सभी का कार्यालय है। पुलिस के नाक के नीचे अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। 10 दिन घटना के बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर फिर भी पुलिस तत्पर नहीं होती तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देवघर में 8 फर्जी कस्टमर केयर ठग गिरफ्तार, ऑनलाइन ठगी नेटवर्क ध्वस्त। देवघर साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देवघर पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की। एसपी सौरभ के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में देवीपुर थाना क्षेत्र के पेसरपुर जंगल से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने स्वयं दी। मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने पेसरपुर जंगल में घेराबंदी की, जहां संदिग्ध युवक फर्जी फ्लिपकार्ट कैट कस्टमर केयर, अमेजॉन कस्टमर केयर, एयरटेल पेमेंट बैंक अधिकारी, फोनपे कस्टमर केयर प्रतिनिधि और पीएम किसान और लोन सुविधा के एजेंट बनकर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। मौके से 8 युवक दबोचे गए। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गिरोह गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर अपलोड कर लोगों को फोन करने के लिए प्रेरित करता था, फिर ओडीपी और बैंकिंग डिटेल हासिल कर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। जांच में यह भी सामने आया कि अपराधी फोनपे और पेटीएम अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का लालच देते थे। उपभोक्ताओं से फोनपे गिफ्ट कार्ड तैयार करवाकर उसे स्वयं रिडीम कर लेते थे। एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से कार्ड बंद दिखाकर उसे चालू कराने के नाम पर भी कई लोगों को ठगा गया। वहीं एसबीआई क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान और लोन सुविधा से जुड़े फर्जी लिंक भेजकर भी ये गिरोह धोखाधड़ी करता था। साइबर डीएसपी राजा कुमार मित्रा ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक जिले में 681 साइबर अपराधी और किशोरों को विधि विरुद्ध किया जा चुका है। इस अवधि में 838 मोबाइल और 1076 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं, जिनमें 250 प्रतिबिंब आधारित सिम शामिल हैं। छापामारी टीम में साइबर थाना देवघर के पुनीत त्रिलोचन तामसोए, उप निरीक्षक विशेश्वर कुमार तथा देवीपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक शामिल थे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराध के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 9 साल बाद अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। वर्ष 2016 में स्थापित इस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 नवंबर को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में भव्य स्तर पर आयोजित होगा। समारोह में कुलाधिपति एवं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी जैसे लगभग 20 पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कुल 673 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें यूजी के 2019 के बाद और पीजी के 2020 के बाद पास आउट छात्र शामिल हैं। पहले दीक्षांत समारोह को लेकर प्रोफेसरों, कर्मचारी वर्ग और विश्वविद्यालय प्रबंधन के सदस्यों में खासा उत्साह है। यह विश्वविद्यालय के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार मंच निर्माण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, प्रमाण पत्रों की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और अतिथियों के स्वागत सहित सभी व्यवस्थाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। समारोह को सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने के लिए पारंपरिक वेशभूषा निर्धारित की गई है, जिनमें पुरुष छात्रों के लिए उजला कुर्ता पैजामा और महिला छात्रों के लिए लाल बॉर्डर वाली झारखंडी पारंपरिक उजली साड़ी तय की गई है। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह परिधान राज्य की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेगा और समारोह को विशिष्ट बनाएगा। स्कूली बच्चों ने नजदीक से देखा विधानसभा का कामकाज। स्पीकर ने करियर से पहले चरित्र बनाने की दी सलाह। स्कूल के माहौल से दूर जब बच्चे विधानसभा पहुंचे तो उससे पहले उनके मन में तरह तरह के सवाल रहते हैं। बच्चे कल तक जो बातें किताबों में पढ़ रहे थे, लेकिन जब उसी स्थान को वो अपनी आंखों से देख लें तो वो दिन बच्चों के लिए यादगार बन जाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मंगलवार को रांची के स्कूली बच्चों के लिए रहा। इन बच्चों के आने से झारखंड विधानसभा का माहौल भी बेहद खास रहा, क्योंकि विधानसभा के परिसर में मौजूद थे रांची के अनीता बालिका उच्च विद्यालय की वो छात्राएं जो कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर आगे करियर के बारे में सोच रही हैं। विधानसभा पहुंची इन छात्राओं ने न सिर्फ सदन के कामकाज को करीब से देखा, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष से सीधी बातचीत कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बारीकी से समझा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी बच्चों का खुले मन से स्वागत करते हुए उन्हें लोकतंत्र, चरित्र निर्माण और व्यवहारिक शिक्षा की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ साथ अच्छा चरित्र बनाना ही एक बेहतर नागरिक की पहचान होती है। अपने स्कूल की प्रधानाध्यापिका सिस्टर रजनी कंचन कुजूर के साथ विधानसभा पहुंची इन बच्चियों ने कहा कि अब समझ में आया कि लोकतंत्र कैसे चलता है, जिसे हम अब तक किताबों में पढ़ते थे। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि हर साल के वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत वे कक्षा 10वीं के बच्चों को विधानसभा का दौरा करवाती हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी आंखों से देख सकें। उन्होंने बताया कि विधानसभा की भव्यता देखकर बच्चे बेहद उत्साहित हैं और यह अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। इधर बच्चों ने भी आज के अनुभव को अपने लिए बेहद खास माना है। छात्रा रितिका बताती हैं कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए विचार खासकर चरित्र निर्माण को लेकर उनके लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने जो जाना है, जैसे कानून कैसे बनते हैं, कैसे पास होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है। गिरिडीह में ट्रक चालक की संदिग्ध स्थिति में मौत, झाड़ियों में मिला शव। गिरिडीह जिले के बगोदर में मंगलवार को जीटी रोड किनारे सोनतुरपे जंगल की झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के धीरज यादव 36 वर्ष के रूप में हुई है। वह पेशे से ट्रक चालक था। सूचना मिलते ही बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम और बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि धीरज यादव जिस ट्रक को चला रहा था वो रानीगंज से सरिया यानी छड़ लौटकर बनारस के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान सूचना मिली कि सड़क किनारे झाड़ियों में एक शव पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उक्त ट्रक और उसमें लोड सरिया को बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गुड्डा में 5 डकैत हथियार संग गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे सभी। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इनके पास से 2 हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके अनुसार 8 से 10 हथियारबंद अपराधी कुर्मीचक गांव स्थित मरघट्टी के पास एक सुनसान जगह पर डकैती और लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस सूचना के सत्यापन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन कर भेजा गया। छापेमारी दल जब कुर्मीचक गांव स्थित मरघट्टी के पास सुनसान खेत के बीच एक जर्जर भवन के पास पहुंचा तो उन्हें मोबाइल टॉर्च की रोशनी और बातचीत की आवाज सुनाई दी।
इसके बाद छापेमारी टीम ने भवन को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर अंदर बैठे आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर 5 लड़कों को पकड़ लिया। कुछ लड़के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे सभी मिलकर डकैती की योजना बना रहे थे। उनके पास से बरामद सभी हथियार और गोलियां अवैध हैं। इस मामले में गोड्डा मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कर सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरे मामले पर गोड्डा हेडक्वार्टर डीएसपी जेपीएन नाछोड़ी ने बताया कि बीती रात गोड्डा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि 8 से 10 की संख्या में कुछ अपराधी डकैती और लूटपाट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और अपराधियों को दबोच लिया। छापेमारी दल में गोड्डा पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक, मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा, पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार राउत, विकास कुमार गुप्ता, राजेश रंजन सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पलामू मेदिनीनगर के नए सहायक नगर आयुक्त प्रमोद उरांव ने पदभार संभाला। मेदिनीनगर के नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त प्रमोद उरांव ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। प्रमोद उरांव को विश्वजीत महतो की जगह नया सहायक नगर आयुक्त बनाया गया है। निगम के लेखा पदाधिकारी धनेंद्र कुमार, सहायक धीरज कुमार, संतोष कुमार, जय गोविंद मेहता, प्रदीप कुमार, विनोद प्रसाद साव सहित अन्य कर्मियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रमोद उरांव इससे पूर्व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में विशेष पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना, जाम की समस्या मुक्ति दिलाना, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना व विकास कार्यों में गति लाना उनकी प्राथमिकता होगी। इधर नित्यवर्तमान सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत महतो का स्थानांतरण जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में विशेष पदाधिकारी के पद पर किया गया है। महतो के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई थी। डीसी ने सामान्य शाखा कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, लिपिक को शो कॉज जारी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय ब्लॉक ए के सामान्य शाखा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि सामान्य शाखा में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक प्रणय प्रतीक बिना किसी सूचना या अनुमति के ऑफिस से अनुपस्थित थे। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उपायुक्त ने उन्हें तुरंत कारण बताओ यानी शो कॉज नोटिस जारी किया। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, समय पर काम और जनता के प्रति जवाबदेही बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने बताया कि आगे भी इसी तरह औचक निरीक्षण किए जाएंगे और किसी भी गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में शिकंजे में 2 मानव तस्कर, चंगुल से छुड़ाए गए 13 नाबालिग। शहर के टाटानगर आरपीएफ की टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से 2 मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में टाटानगर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने बताया कि 13 नाबालिग बच्चों को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी थी। सभी नाबालिग आदिवासी समुदाय के हैं। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम ने 13 नाबालिगों के साथ 2 मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की टीम नशा और मानव तस्कर के साथ अपराधियों पर कड़ी नजर रखती है। इसी क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम एक जगह 13 बच्चों को बैठे हुए देखा। टीम द्वारा पूछताछ करने पर बच्चे स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस दौरान वहां खड़े 2 व्यक्ति भगाने के चक्कर में थे, जिसे आरपीएफ की टीम ने पकड़ा। उन दोनों को आरपीएफ पोस्ट में लाया गया और पूछताछ की गई। सभी नाबालिग 13 से 17 वर्ष के बीच हैं। इनमें 12 बच्चियों और 1 लड़का था। सभी आदिवासी समुदाय के हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए टाटानगर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि सभी नाबालिग कोल्हान के चाईबासा के हाटगमरिया के रहने वाले हैं। मानव तस्करी करने वाले 2 व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों रिश्ते में भाई हैं, जिनमें एक का नाम सुनील चातुम्बा और दूसरे का नाम जाम्बीरा चातुम्बा है। दोनों भाई उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में पाया गया कि दोनों मानव तस्कर 13 नाबालिग बच्चों को तमिलनाडु के सलेम स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करवाने ले जा रहे थे। उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया था। सभी बच्चों का न्यायालय में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 181 के तहत बयान दर्ज कराकर चाइल्ड लाइन वेलफेयर को सौंपा गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए दोनों मानव तस्कर को जीआरकी थाना को सौंपा गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 21 नवंबर को पलामू दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन। लेस्लीगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लेंगे भाग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 नवंबर को पलामू दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर लेस्लीगंज प्रखंड के महावीर मोड़ पर आयोजित होना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित होना है वो नीलांबर पीतांबरपुर और मेदिनी
मेदिनीनगर सदर प्रखंड का सीमावर्ती इलाका है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद पलामू के इलाके में मुख्यमंत्री का ये पहला सरकारी दौरा है। पलामू दौरे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन कई बड़ी योजनाओं के आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। इस दौरान झारखंड सरकार के कई मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक को भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मंगलवार की देर शाम पलामू जिला प्रशासन को जानकारी मिली है। इसके बाद पलामू जिला प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित होना है वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जबकि टेंट लगाने का कार्य बुधवार से शुरू होगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी भाग ले चुके हैं। पलामू के इलाके में 2023 के बाद से सीएम 5 से अधिक बार दौरा कर चुके हैं और कई बड़ी योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। पलामू एसपी रेशमा रमेश ने मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की पुष्टि की है। वहीं पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने भी बताया कि मुख्यमंत्री का संभावित दौरा 21 नवंबर को होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, हर जिले के सदर अस्पताल में जाकर खुद ओपीडी में बैठेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद फैसला किया है कि वे हर जिले में जाकर वहां के सदर अस्पताल में नियमित रूप से ओपीडी में बैठेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि देश में पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री स्वयं डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए नियमित रूप से ओपीडी में बैठेंगे। डॉक्टर अंसारी पूरे झारखंड का जिलावार भ्रमण करेंगे और हर जिले के सदर अस्पताल में जाकर खुद ओपीडी संचालित करेंगे। इसी दौरान वे अस्पतालों की वास्तविक स्थिति देखकर नया रोस्टर तैयार करने का काम भी खुद करेंगे। झारखंड की जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की खुशहाली मेरी प्राथमिकता है। मैं ठान चुका हूं कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ किसानों को मालामाल करूंगा और झारखंड को अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा कर रहा हूं। पहली बार झारखंड को ऐसा जनसेवक मिला है जो प्रत्यक्ष संवाद करता है मरीजों से, किसानों से, आम जनता से, जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान देता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।